जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने इसके 7 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 24 दिसंबर 2024 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। भी एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है रसग्राही का क्या कार्य होता है। रसग्राही क्या कार्य करती है भी? तो रसग्राही है ये स्वाद की पहचान करती है भी। रस से अपन किसका अनुमान लगा सकते हैं? तो ये आपका स्वाद का पता लगा सकते हैं भी कैसा स्वाद है। और गंध की पहचान किससे लगा सकते हैं? तो जो घ्राणग्राही होता है ना, जो घ्राणग्राही होता है उसको सूंघ करके अपन क्या है गंध की पहचान लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका रसग्राही नाम से पता लग रहा है, रसग्राही यानी रस है वो अपन स्वाद का पता लगा सकते हैं रस से। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये स्वाद की पहचान करने के लिए होते हैं और ये अपनी जीवा के ऊपर होते हैं भी, जीभ के ऊपर होता है रसग्राही। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी कोशिकांगों का आपको सम्मिलित करना है। जैसे कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है भी। ठीक है, कार्य क्या करती है ये? तो किसी भी बारी घिसे पीटे नहीं, ये पादपों को उनकी संरचनात्मक ताकत प्रदान करती है भी। ये पादपों को उनकी संरचनात्मक ताकत प्रदान करती है, या फिर ये बोल सकते हैं भी कोशिका भित्ति है वो पादप को एक प्रकार से संरचना देती है भी, आकार और संरचना देती है। और बाह्य जो एक प्रकार से बाह्य जो भी तत्व है उनसे क्या है उनकी रक्षा करती है, सुरक्षा का आवरण बनाती है। ठीक है, राइबोसोम है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है भी। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण, तो इसका अपन बोल सकते हैं प्रोटीन निर्माण में शामिल मुख्य स्थल है भी। इसीलिए राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है भी, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। लाइसोसोम सुसाइड बैग बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये सुसाइड बैग क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये खुद की ही कोशिका का पाचन कर जाता है, इसीलिए ये क्या है किसी भी भारी पदार्थ और घिसे पीटे कोशिकीय घटकों का पाचन करता है। कौन? लाइसोसोम करता है भी। ठीक है, और गोल्जी ऑपरेटर है ये क्या करेगा? तो लाइसोसोम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है, यानी गोल्जी उपकरण है और अंतःपर्दवी जालिका है, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं भी लाइसोसोम का निर्माण करते हैं भी। और वैसे गोल्जी ऑपरेटर है वो यातायात प्रबंधक कहा जाता है इसे, और गोल्जी ऑपरेटर को एक प्रकार से पैकेजिंग का कार्य करता है भी ये। ठीक है, यातायात प्रबंधक भी है और पैकेजिंग का भी कार्य करता है। आगे देखो भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब इसके अंदर आपको बताना है भी पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु का भार है वो कितना है? 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापे जाने पर इसका भार कितना हो जाता है? तो 1/6 हो जाता है। 1/6 है वो हो जाता है, क्योंकि आपका जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल है ना वो ज्यादा है भी। पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है जिसके कारण है वो यहाँ पे भार है वो ज्यादा होगा। और चंद्रमा के ऊपर है, चंद्रमा पे है वो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है? कम है। गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण है वो वहां पे जो भार होगा वो 1/6 होगा भी।
1/6 होगा। अब देखो पृथ्वी के ऊपर कितना है, 60 न्यूटन बल है, जो भार है वो कितना 60 न्यूटन है, और यही है वो चंद्रमा पे आ जाए तो 1/6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कितना हो जाएगा भी, 60 के अंदर 6 का भाग दोगे तो 10 न्यूटन हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। अगर आपको बोल दे भी चंद्रमा पे किसी वस्तु का भार 50 न्यूटन है और ये भार पृथ्वी पे चला जाए तो कितना हो जाएगा, तो 6 से गुणा कर दो भी, 6 से गुणा करोगे तो ये 300 न्यूटन हो जाएगा भी, पृथ्वी के ऊपर कितना हो जाएगा, 300 न्यूटन हो जाएगा। अब ये होता क्यों है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, जिसके कारण है वो भार का अनुभव ज्यादा होता है। चंद्रमा के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम है, जिसके कारण वहां पे भार का जो अनुभव है वो कम होता है। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, अम्ल और क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं, अम्ल प्लस में क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, तो ये आपका बनता है लवण, लवण बन जाता है और प्लस में जल बन जाता है। चलो एक अभिक्रिया करके देख लेते हैं। अम्ल आपके पास में HCl है और क्षार आप ले लेते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और अभिक्रिया करवा देते हैं, तो ये आपके पास में बन जाएगा NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड है, एक लवण है, नमक है, और प्लस में आपके पास में क्या बन जाएगा, H2O यानी जल बन जाएगा। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं भी इसे। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ये बात ध्यान में रखना। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, लवण और जल बनेगा, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं भी। विघटन अभिक्रिया कौन सी होती है, तो विघटन अभिक्रिया ये एक प्रकार से ऊष्मा देकर के भी अपन विघटन करवा सकते हैं, और इसको यानी विद्युत धारा प्रवाहित करके भी इसका विघटन करवा सकते हैं। जैसे मेरे पास में अपने पास में हो जाएगा ZnCO3 जिंक कार्बोनेट है, और जिंक कार्बोनेट को मैंने गर्म किया तो ये क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, और प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये हुआ भी जिंक कार्बोनेट को हमने गर्म किया और गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड और प्लस में CO2 गैस बन गई। तो एकल अभिकर्मक क्या कर रहा है, 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट रहा है ऊष्मा पाकर के, तो उसे विघटन अभिक्रिया बोलेंगे भी। ठीक है, संघनन अभिक्रिया एक प्रकार से संघनन है वो, इसे संघनन किसे कहा जाता है, जब गैस है वो द्रव के अंदर कन्वर्ट हो जाए, गैस जब द्रव के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो उसे संघनन बोलेंगे भी, संघनन कहा जाता है। ठीक है, और जब द्रव गैस में कन्वर्ट होगा तो उसे वाष्पीकरण बोलेंगे, और जब द्रव है वो ठोस के अंदर कन्वर्ट हो तो उसे क्या कहेंगे, द्रव है वो ठोस के अंदर कन्वर्ट हो तो उसे अपन हिमीकरण बोलेंगे, हिमीकरण, या फिर इसे फ्रीजिंग बोल सकते हैं भी। ठीक है, जमाव। और उसके बाद में अगर ठोस सीधा गैस में बदल जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन बोलेंगे, और गैस सीधा ठोस में आ जाए तो उसे निक्षेपण बोलेंगे भी। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, निक्षेपण कहा जाता है। ये चीजें ध्यान में रखना। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी होती है, एक ऊष्मा शोषी होती है और एक ऊष्मा क्षेपी होती है। तो ऊष्मा शोषी तो वो अभिक्रिया होती है जिसको कराने के लिए हमें क्या है, ऊष्मा प्रदान करनी पड़े, ये एक प्रकार से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि ZnCO3 जिंक कार्बोनेट को हमने तोड़ने के लिए हमें क्या ऊष्मा देना पड़ा है, तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। और जिस अभिक्रिया होने पर ऊष्मा उत्पन्न करे वहां पे आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। जैसे यहाँ पे CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, और कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप जल मिलाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में तो ये क्या बन जाता है, ये आपका CaOH की ट्वाइस बन जाता है, और प्लस में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो ये आपकी एक प्रकार से संयोजन अभिक्रिया है। दूसरी ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी, यानी इसमें क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकल रही है तो वो ऊष्मा क्षेपी हो जाएगी। और जिसको अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए ऊष्मा दें वो कौन सी हो जाएगी, तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना भी, निक्षेपण प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार का अवस्था रूपांतरण होता है। मैंने आपको अभी बताया था भी, जब द्रव है, द्रव का जब ठोस के अंदर कन्वर्ट होता है तो उस अवस्था को क्या बोला जाता है, तो द्रव ठोस के अंदर, इसे हिमीकरण बोल दो, या फिर इसे अपन फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं, फ्रीजिंग यानी जमाव, या फिर ठोसीकरण भी बोल सकते हैं भी। ठीक है,
उसके बाद में यहां पे देखो भी ठोस से गैस में चेंज हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। भी ठोस है वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो ऊर्ध्वपातन कहेंगे। और ठोस से द्रव अवस्था में कन्वर्ट होना, इसे अपन मेल्टिंग या फिर गलन बोलेंगे। गलन, ठीक है, इसे गलन या फिर मेल्टिंग बोलेंगे। और गैस से ठोस में आना, इसे क्या बोलेंगे? निक्षेपण बोलेंगे भी। गैस से ठोस में आना निक्षेपण कहेंगे। और एक अभिक्रिया और रहेगी भी, गैस से द्रव में आना, उससे संघनन बोलेंगे भी, उससे संघनन कहा जाता है। ये चीजें ध्यान में रखना भी। तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। अगला क्वेश्चन है, जीवों के निकेत में उग्र परिवर्तन की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किसी जीव की समष्टि को समूल विनाश से बचाया जा सकता है? अब जैसे आप अभी सुनते आ रहे भी, आपने कभी देखा तो नहीं होगा, फिल्मों में ही देखा है, न तो मैंने देखा है न आपने देखा है भी, जो डायनासोर्स थे वो अब क्यों नहीं है? पहले थे, अब क्यों नहीं है? अब वो इसीलिए नहीं है भी, धीरे धीरे क्लाइमेट के अंदर, वातावरण के अंदर चेंजेस आते रहते हैं भी। और चेंजेस के कारण है वो अपनी एक प्रकार से संतति को बनाए रखने के लिए, अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए उस बोले तो जो पर्यावरण में जो एक प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उस चेंजेस के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ता है भी, ठीक है ना। डायनासोर्स है वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाए भी, ठीक है। डायनासोर्स है वे क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप के अंदर है वो यहां पे विभिन्नता नहीं लेके आए भी, चेंजेस नहीं कर पाए, जिसके कारण है वो विनाश हो गए भी। अब एक जीव है उसको अपनी पीढ़ी को बनाए रखना है, अपनी पीढ़ी को बनाए रखना है, तो उससे क्या है, पर्यावरण के हिसाब से चलना पड़ेगा भी। पर्यावरण में जो चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से अपने शरीर के अंदर भी उसको क्या है, चेंजेस करना पड़ेगा भी, एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं, विभिन्नता बोलते हैं भी, उसे ही क्या कहा जाता है, विभिन्नता कहा जाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, ठीक है। वेरिएशन लेके आना पड़ेगा अपने शरीर के अंदर एनवायरनमेंट के हिसाब से। अगर वेरिएशन नहीं लेके आएगा तो उनकी संतति है वो अधिक सालों तक नहीं चल पाएगी भी, ठीक है ना। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवा दी, तो यहां पे कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया और सोडियम सल्फेट बन गया। अब ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये सॉलिड अवस्था के अंदर है भी। तो यहां पे देखो भी, अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हुआ ना भी, जो सोडियम के साथ में था वो कॉपर के साथ में चला गया और जो कॉपर के साथ में था वो सोडियम के साथ में आ गया। तो दोनों अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं भी। और एक चीज याद रखना, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या बनता है, एक तो अवक्षेप बनता है भी, एक तो आपका अवक्षेप बनता है और दूसरा रंग बदलता है भी। दूसरा क्या है, रंग बदलता है। अब अवक्षेप यानी अवक्षेप क्या होता है, तो अवक्षेप होता है अविलेय पदार्थ होता है जो कि जल के अंदर घुलनशील नहीं है भी। दहन अभिक्रिया आप जानते हैं भी, जैसे कार्बन है और कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दिया जाए तो ये क्या है, CO2 बन जाएगा। और कार्बन को अगर ऑक्सीजन की एक प्रकार से एब्सेंट में जला दिया जाए या फिर ऑक्सीजन कम पर्याप्त मात्रा में न हो भी, ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। अगर पर्याप्त मात्रा में है कार्बन को जलाने के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। संयोजन अभिक्रिया का अभी एग्जांपल देख के आया हूं मैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं और इसमें जल मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, CaOH की ट्वाइस बन जाएगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिसे क्या बोला जाता है, बुझा हुआ चूना, और प्लस में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। तो संयोजन अभिक्रिया कौन सी होगी, जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वहां पे आपकी संयोजन अभिक्रिया होती है भी। उदासीनीकरण अभिक्रिया अभी मैं आपको बता के आया हूं, उदासीनीकरण अभिक्रिया जो कि अम्ल प्लस में क्षार बराबर क्या होता है आपका, बराबर आपका होता है लवण प्लस में जल। क्या बनेगा अभी, लवण प्लस में जल बनेगा,
ये कौन सी अपक्रिया होती है? तो इसे उदासीनीकरण अपक्रिया बोलते हैं। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु विस्थापन अपक्रिया की सबसे कम अपक्रियाशील धातु है। अब अपक्रियाशीलता का पता होना चाहिए भी आपको, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं। जैसे देखो भी, के ना कार मांगे, के ना कार मांगे, आलू जाने, आलू जाने, फिर प्रभु है, क्यों होगी आगे औरत। ये अपक्रियाशीलता का क्रम है भी। इसमें पोटेशियम है आपका सबसे ज्यादा अपक्रियाशील है और सबसे कम है वो आपका सोना है भी, Au सोना। तो सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg मरकरी हो जाएगा, Ag सिल्वर हो जाएगा और Au सोना हो जाएगा भी। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन आपको ये दे रखे, इसके अंदर आपको बताना सबसे कम अपक्रियाशील कौन है। तो यहां पे कॉपर है वो सबसे कम अपक्रियाशील हो जाएगा भी, क्योंकि लेड आपका ये रहा भी, और जिंक आपका यहाँ पे ये रहा, और आयरन है वो ये रहा, और आपका कॉपर है वो यहाँ पे भी। तो सबसे कम अपक्रियाशील कौन सा हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी उस सही रासायनिक अभिक्रिया का चयन कीजिए जो क्लोर क्षार प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। एनसीईआरटी के अंदर है वो 33 नंबर पेज के ऊपर है 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, इसके अंदर। और ये क्वेश्चन है वो आपका ग्रुप डी के अंदर पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। कभी तो अभिक्रिया पूछ लेता है, कभी ये पूछ लेगा भी क्लोर क्षार प्रक्रिया के अंदर है वो कौन से उत्पाद बनते हैं, या फिर कभी ये पूछ लेगा क्लोर क्षार प्रक्रिया के अंदर है वो कौन सी 2 गैसें बनती है। ठीक है ना, ये चीजें पूछता है भी। क्लोर क्षार प्रक्रिया के अंदर कौन सा क्लोर है वो इसको दर्शाता है, तो क्षार किसको दर्शाएगा, तो ये चीजें भी पूछता है। तो यहां पे क्लोर क्षार अपक्रिया कौन सी होती है? जब आप NaCl यानी नमक के अंदर जब आप क्या करते हैं? जल मिलाते हैं। नमक के अंदर जब आप जल मिलाते हैं तो यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस और प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, नमक के अंदर जल मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इसमें यह भी पूछा जाता है भी प्रोडक्ट में क्या बनेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और आपका हाइड्रोजन गैस। अब क्लोर है ना, इसमें क्लोर क्लोरीन को दर्शाता है, तो क्षार यहां पे किसको दर्शाएगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को दर्शाएगा भी। ये चीजें भी आप ध्यान में रखना, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट। अब यहां पे कौन सी अपक्रिया है? ये हो जाएगा MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड है, और ये जल मिला दिया मैग्नीशियम क्लोराइड में तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बन गया भी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है भी, पत्ती अम्ल के रूप में, जिसका पीएच मान है वो 10.4 होता है भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को ध्यान में रखते हुए, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को ध्यान में रखते हुए चालक के चारों ओर लिपटी हुई अंगुलियों द्वारा कौन सा मापदंड दर्शाया जाता है। अब देखो भी ये एक अपने पास में तार है, चालक तार है, इसके अंदर जो धारा है वो इस प्रकार से बह रही है, यानी ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर बह रही है इस प्रकार से। तो दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम से आप क्या करोगे? जो आपका अंगूठा है उसको तो धारा की दिशा में करोगे, आप अंगूठा है उसको तो धारा की दिशा में करोगे, और फिर तार को पकड़ोगे तो आपकी जो अंगुलियां हैं वो इस प्रकार से करवट लेगी इस तार के बाहरी ओर। अब ये जो आपकी मुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं वो क्या दर्शाती है? तो वो चुंबकीय क्षेत्र को बताती है भी। मुड़ी हुई अंगुलियां वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। तो दाएं हाथ, ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा गया है भी दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किसको दर्शाता है? तो दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम के अंदर वो अंगूठा आपका धारा की दिशा को बताता है भी। धारा की दिशा में है वो अपन अंगूठा कहते हैं, और मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो आपकी क्या? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? आगे चलता हूं। नेक्स्ट, विद्युत धारा का जो असाई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, बल का जो असाई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। इट्स ओके। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने।
अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है भी रामू 1 न्यूटन बल प्रयोग करता है। रामू है वो 1 न्यूटन बल प्रयोग करके एक विशाल चट्टान को धकेलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन चट्टान जरा भी नहीं हिलती है। रामू द्वारा किया गया निवल नेट कार्य आपको बताना है। आपको पता है भी कार्य क्या होता है, W बराबर क्या होता है, एफ डी होता है। एफ यानी बल, यानी थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिखें तो कार्य बराबर होता है आपका बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल और इंटू विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। अब देखो भी आपने कार्य करने के लिए बल लगाया कितना, 1 न्यूटन, इंटू विस्थापन कितना हुआ, चट्टान हिली नहीं है, विस्थापन 0, तो किसी भी संख्या का 0 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो यहां पे 0 जूल आपने कार्य किया भी, क्या है 0 जूल आपने कार्य किया। राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन। अगर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाता यानी विस्थापित हो जाता तो आपका कार्य आ जाता। याद रखना कार्य जो आपका है वो तीनों मेथड पे कार्य करता है भी। कार्य है वो आपका ऋणात्मक भी हो सकता है, कार्य है वो आपका ऋणात्मक भी हो सकता है, दूसरा कार्य है वो आपका धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है, और कार्य है वो आपका शून्य भी हो सकता है। कार्य है वो आपका शून्य भी हो सकता है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिखो ना मैं इस फॉर्मूले को, तो W बराबर क्या होता है, एफ डी कोस थीटा होता है ये, एफ डी कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा है वो आपका हो जाएगा भी बल और जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, उनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का है, 180 डिग्री का है या फिर 0 डिग्री का है, वो यहां पे कोस थीटा के द्वारा शो किया जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक गाड़ी समान वेग से गतिमान है, कोई दिक्कत नहीं है, और गाड़ी को रोकने के लिए विपरीत दिशा में अवमंदन बल लगाया गया, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा ये आपको बताना है। देखो अभी गाड़ी ये मान लो भी मैं इस दिशा में जा रहा है, गाड़ी है वो इस दिशा में जा रही है। अब गाड़ी को रोकेंगे तो एक बल कार्य करेगा, या फिर अपन ब्रेक लगाएंगे या फिर गाड़ी को रोकने के लिए कोई बाहरी बल लगाएंगे तो वो इसके विपरीत लगेगा भी, इसके विपरीत लगेगा, और विपरीत लगेगा तो आपको पता है भी किया गया कार्य क्या होगा भी, ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे जो गाड़ी की जो गति है वो तो इस दिशा में है और अपन बल लगा रहे हैं वो आपका इस दिशा में लग रहा है, तो दोनों की जो एक प्रकार से दोनों का बीच का जो एंगल है वो कितना आ रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री आ रहा है। दोनों के बीच का एंगल है वो 180, बल आपका इस दिशा में लग रहा है और गाड़ी की जो गति है वो इस दिशा में है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का है। और आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया भी W बराबर क्या होता है, एफ डी कोस थीटा होता है, और आपको यह भी पता है भी कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री के ऊपर मान है वो -1 होता है भी, कोस का मान कितना होता है, -1 होता है। अब यहाँ पे कोस थीटा, कोस 180 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब आप किसी से भी गुणा कर लेना भी, यहाँ पे आपका जो फोर्स है वो और आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो, तो यहाँ पे जो आपका किया गया कार्य है वो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई क्या। आपका कोस का मान अगर दोनों एक ही दिशा में है, बल भी उसी दिशा में लग रहा है और गति भी उसी दिशा में हो रही है, तो वहां पे आपका 0 डिग्री का एंगल बनेगा। 0 डिग्री के ऊपर है वो मान कितना होता है, 1 होता है भी। कोस थीटा का मान, कोस 0 डिग्री के ऊपर मान 1 होता है, यहां पे बल आपका धनात्मक होगा। दूसरी बात, अगर बल है वो आपका एक प्रकार से विस्थापन तो ये हो रहा है और बल आपका है वो ऊपर की ओर लग रहा है, कहने का मतलब किसी कुल्ली ने अपने सर पे बोझा रख रखा है, ये मान लो भी बैग रख रखा है, तो वहां पे कोई सामान रख रखा है अपने सिर के ऊपर और लेके जा रहा है, तो विस्थापन तो इस दिशा में है लेकिन जो बल लग रहा है वो ऊपर की ओर लग रहा है। इसका मतलब क्या है, समकोण के ऊपर 90 डिग्री है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। और 90 डिग्री पे आपको पता है भी कोस 90 डिग्री का जो मान है वो कितना होता है, 0 होता है। तो यहां पे आपका जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहां पे कार्य आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो किया गया कार्य है वो क्या होगा भी, ऋणात्मक होगा। इसमें 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी कोयले का जलना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अभी मैं आपको बता के आया हूं भी कोयला है कार्बन, प्लस में जला दो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो क्या बनेगा, CO2
कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे कौन सी अभिक्रिया, ये द्वि अपघटन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, या फिर अपचयन अभिक्रिया है, या फिर अपघटन अभिक्रिया है। तो यहां से देखें तो आपकी कार्बन है, कार्बन के साथ में पहले ऑक्सीजन थी नहीं और अब ऑक्सीजन आ गई, तो ये उपचयन अभिक्रिया होगी। दूसरी बात क्या है भी, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, कौन से का, कार्बन डाइऑक्साइड का एक उत्पाद बन रहा है। जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वहां पे आपकी संयोजन अभिक्रिया होती है। वहां पे आपकी कौन सी अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब अपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है, अपचयन अभिक्रिया जिसके अंदर हाइड्रोजन तो जुड़े या फिर ऑक्सीजन हटे, ऑक्सीजन है वो आपकी हटे, यानी प्लस का मतलब जुड़ना और नेगेटिव का मतलब होता है हटना। और अपघटन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया एक प्रकार से वही हो जाएगी जैसे मैंने क्या है भी, अपघटन आप किसी से भी करवा सकते हैं। जैसे AgCl आपके पास में सिल्वर क्लोराइड है, इसको सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा इसमें, ये अब तो क्या है, अब तो ये सफेद रंग का है भी, सफेद रंग का अवक्षेप है। और जैसे ही सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ूंगा तो Ag इसमें अलग हो जाएगा और प्लस में Cl अलग हो जाएगा। और ये कौन से रंग का हो जाएगा, ये ग्रे कलर का हो जाएगा भी, ग्रे कलर का हो जाएगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी, जो भी चैनल पर नया है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिस प्रकार से अपन टेक्नीशियन के जो पेपर कर रहे हैं उसी तरीके से है वो आपको ग्रुप डी के साइंस का पोर्शन है वो कंप्लीट करवा दिया भी, ग्रुप डी का साइंस का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करवा दिया है, पेपर वाइज मैंने आपको करवाया है। और 99 क्लासें उसकी लगाई हुई है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप 1 बाय 1 करके बढ़िया तरीके से उन क्लासों को भी देखिएगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है उन क्लासों में, ठीक है ना। और आपकी रीजनिंग की और मैथ की क्लास भी हमने एक बार शुरू की थी भी, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने के कारण है वो अब मैं आपको एक ही क्लास दे पाऊंगा। जैसे ही ये आपका लगभग है वो कंप्लीट यानी साइंस वाला पोर्शन टेक्नीशियन का कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद में वो रीजनिंग और मैथ वाली भी क्लासें हैं वो आपकी रेगुलर कर देंगे फिर, ठीक है ना। तो सारी की सारी क्लासें जितने भी रेलवे से रिलेटिव जो भी क्लासें हैं उन सभी का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप 1 बाय 1 करके उन क्लासों को देख सकते हैं, बढ़िया तरीके से आपको समझाया गया है। अब इन क्वेश्चन के अंदर देखो भी, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम का सही द्रव्यमान है, द्रव्यमान इकाई सही कौन सी है। मैंने आपको बोला था भी 1 से लेकर के वो 30 तक तत्वों के द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए। सोडियम कितने नंबर पे आता है, सोडियम 11 नंबर पे, यानी इसके अंदर है वो प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, 11 प्रोटॉन है। और इसके अंदर है वो प्लस में 12 न्यूट्रॉन होते हैं, 12 आपके न्यूट्रॉन होते हैं। और आपको पता है भी द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान है वो आपका न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन की संख्या ही होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो न्यूट्रॉन की संख्या 12 प्लस में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11। तो यहां पे उसका जो द्रव्यमान आ गया वो 23 यूनिफाइड द्रव्यमान आ गया, यू से यूनिफाइड। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई, यू से यूनिफाइड बनता है, यूनिफाइड, यूनिफाइड, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में और कोई भी परमाणु है उसका जो द्रव्यमान मापा जाता है वो AMU में मापा जाता है भी, AMU एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई के अंदर मापा जाता है भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, थॉमसन ने परमाणु मॉडल के अनुसार एक परमाणु की तुलना निम्नलिखित में से किस फल से की थी। तो आपको पता है भी थॉमसन ने अपना जो परमाणु मॉडल दिया था वो 1904 में दिया था भी, और उन्होंने बोला था भी परमाणु का जो धनावेशित भाग है, वो परमाणु का जो धनावेशित भाग है, धनावेशित भाग है वो एक प्रकार से तरबूज से उन्होंने रचना की भी। जिस प्रकार से तरबूज में जो खाने वाला जो भाग है
वो धनावेशित भाग हो गया, ठीक है, जो खाने वाला जो लाल भाग है वो धनावेशित भाग हो गया, और जो ऋणावेशित जो भाग है, वो ऋणावेशित जो इलेक्ट्रॉन है वो तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं, काले बीज होते हैं, उसके समान बताया, और दोनों ही क्या है, समान मात्रा में है, जितना धनावेश है उतना ही क्या है, ऋणावेश है। तो इसीलिए परमाणु है वो क्या है भी, उदासीन है। तो यहां पे आपका तरबूज मॉडल भी बोलते हैं उसको, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो तरबूज मॉडल, एक तरबूज से उन्होंने तुलना की थी और अपना जो परमाणु मॉडल दिया था वो 1904 में दिया था भी। और थॉमसन ने अपना जो परमाणु मॉडल दिया था उसमें परमाणु को उदासीन बताया था भी, जितना यहाँ पे धनावेशित भाग है उतना ही ऋणावेशित भाग है भी। तो परमाणु क्या है, एक प्रकार से उदासीन माना जाए, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है भी, थॉमसन का परमाणु में, थॉमसन के परमाणु मॉडल में अपर्माणविक कण कौन है? अपर्माणविक कण कौन है? ये आपका ALP 2024 में क्वेश्चन है वो पूछा गया है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन आपका सही होगा भी। थॉमसन के परमाणु मॉडल में अपर्माणविक कण कौन है? तो वो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि थॉमसन ने ये बोला था भी उसमें इलेक्ट्रॉन है, यानी उस समय जो परमाणु के अंदर जो कण था वो एक इलेक्ट्रॉन ही था भी थॉमसन के समय। तो अपर्माणविक कण का मतलब हो गया भी अपर्माणविक कण है वो इलेक्ट्रॉन है। और अब की अगर मैं बात करूं भी परमाणु के अंदर अपर्माणविक कण कौन से हैं, तो प्रोटॉन भी हो जाएगा, न्यूट्रॉन भी हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा भी, ठीक है ना। उस समय थॉमसन के समय है वो इलेक्ट्रॉन था भी, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा अपर्माणविक कण। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अपवर्तनांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अपवर्तनांक है वो किससे संबंधित है? तो आपको पता है स्नेल का नियम लगाते हैं अपन, अपवर्तनांक स्नेल के नियम से नहीं करेंगे। जैसे देखो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और अपोन में क्या करते हैं भी, अपोन में कहते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल ये करते हैं। तो इसे अपन इस प्रकार से लिखते हैं, म्यू बराबर क्या हो जाएगा? म्यू बराबर हो जाएगा C/V। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो यहां पे ये निर्वात में चाल है और ये माध्यम में चाल है, तो एक प्रकार से क्या हो गया? अभी दो माध्यम हो गए, एक प्रकार से ये नॉर्मल है, दो माध्यम हो गए, ये निर्वात में प्रकाश की चाल है और ये माध्यम में इसका अपवर्तनांक है वो एक प्रकार से ज्यादा है, जिसके कारण ये संघन माध्यम है, तो इसमें प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। तो दो माध्यमों का परावैद्युत ध्रुवीकरण है, या फिर दो अलग अलग माध्यम का चुंबकीय आघूर्णन है, या फिर दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश के गमन की चाल है। बिल्कुल सही है, दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की आवर्ती है, नहीं, यानी दो अलग अलग माध्यम के अंदर है वो प्रकाश के गमन की चाल है भी। यहाँ पे देखो भी इसकी चाल है वो सबसे ज्यादा है क्योंकि निर्वात है, और यहाँ पे एक माध्यम आ गया तो उसकी चाल है वो कम हो गई, तो ये अभिलंब की ओर झुक गया। तो दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश के गमन की चाल को ही क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस अणु में एकल सहसंयोजी आबंध होते हैं? एकल सहसंयोजी बंध का मतलब क्या हो गया भी? दोनों के बीच में एक आबंध होना चाहिए, एक बॉन्ड होना चाहिए। देखो भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? ऑक्सीजन है वो आपका 8 नंबर पे आता है भी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8 है। अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और दूसरी ऑर्बिट के अंदर है वो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब ऑक्सीजन क्या करेगा भी? पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 6, तो ऑक्सीजन को अपना क्या करना पड़ेगा? अष्टक पूरा करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करना पड़ेगा तो ऑक्सीजन क्या करे? या तो 6 का त्याग कर दे या फिर 2 ग्रहण कर ले। तो ऑक्सीजन क्या करता है भी? 6 त्याग करने की बजाय 2 ग्रहण कर लेगा तो आसान रहेगा भी। तो यहां पे अपन ये बोल सकते हैं भी ऑक्सीजन के बाहरी ऑर्बिट में क्या भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए। दूसरा O2 है ना, ये भी ऑक्सीजन के दो परमाणु है भी। ये तो ऑक्सीजन का एक अणु है और ऑक्सीजन के एक अणु के अंदर 2 परमाणु है, यानी ऑक्सीजन का जो एक अणु है वो 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। तो यहां पे दूसरा जो ऑक्सीजन है इसके भी बाहरी ऑर्बिट में कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये लो भी 2, 2 4 और 2 6 इस प्रकार से। उसके बाद में
ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी भी, तो ये क्या करेगा, ये यहां से अपन बात करें भी, ये ऑक्सीजन है वो इसके साथ में इस प्रकार से बंद कर लेगा भी, इस वाले 2 इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण कर लेगा, और ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है भी, 2 इलेक्ट्रॉन इधर वाला लेके जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन इधर वाला, तो इसीलिए ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड होता है। चीजें समझ में आ गई। इसी प्रकार से नाइट्रोजन का देख लो, नाइट्रोजन के बाहरी ऑर्बिट, नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 7 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन का 7 होता है। अब 7 होता है तो ये पहले में 2 ऑर्बिट आएंगे और दूसरे में 5, तो इसका मतलब या तो ये 5 का त्याग कर दे या फिर ये 3 ग्रहण कर ले भी। कोई भी एलिमेंट है वो स्थायी कब हो सकता है, जब उसके बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए या तो ये 5 का त्याग कर दे या फिर 3 ग्रहण कर ले, तो 3 ग्रहण करना आसान रहेगा क्योंकि 5 का त्याग करेगा तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब ये क्या करेगा, अभी नाइट्रोजन के बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लो 5 इलेक्ट्रॉन आ गया। दूसरा नाइट्रोजन N2 है ना, यहाँ पे 2 परमाणु है, नाइट्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, तो यहां पे आपके पास में ये लो भी 3 इलेक्ट्रॉन और 3 2 5, इसके भी बाहरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, ये आपका ये नाइट्रोजन है वो इससे क्या है, साझेदारी करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये वाला जो नाइट्रोजन है वो इससे साझेदारी करेगा तो इस प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, तो इसीलिए नाइट्रोजन के बीच में कितना है, क्या बंध है, त्रिबंध हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पे देखो भी कार्बन के पास में, कार्बन ये समझना थोड़ा सा भी, कार्बन है वो उसके 4 हाथ होते हैं भी, कार्बन को क्या है 4 कार्बन ये आपका कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो कार्बन के बाहरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं भी, पहले में 2 आगे और दूसरे के अंदर है वो 4 आगे। अब ये या तो 4 का त्याग कर देगा या फिर 4 है ग्रहण कर लेगा, तो ये कोई भी कंडीशन नहीं करेगा क्योंकि 4 त्यागेगा तो भी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी और 4 ग्रहण करेगा तो भी ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होगी, तो ये क्या करेगा, अभी साझेदारी कर लेगा। अब यहाँ पे CO2 यानी ऑक्सीजन के 2, तो ये कार्बन आ गया, ठीक है, और यहां पे ऑक्सीजन आ गया और यहां पे ऑक्सीजन आ गया क्योंकि ऑक्सीजन 2 है यहां पे। अब देखो भी, अब ये कार्बन है ना, ये क्या करेगा, 2 तो इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा भी, 2 तो यहां पे बाहरी ऑर्बिट में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस प्रकार से इसकी संरचना बनेगी, और इसके बाहरी ऑर्बिट में कितने होते हैं भी, 4, ठीक है, और इसके भी बाहरी ऑर्बिट में है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस प्रकार से। अब ये क्या करेगा भी, ये जो कार्बन है वो 2 तो इसके साथ में, ये जो कार्बन है वो 2 तो इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 2 ही इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो अपने बाहरी ऑर्बिट के अंदर है वो इसने कंप्लीट कर लिया ना भी, 8 पूरे हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8 पूरे हो गए, और इसीलिए ये जो ऑक्सीजन है वो इससे ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा और ये वाला ऑक्सीजन है वो इससे 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा। तो कहने का मतलब है भी, कार्बन प्रत्येक ऑक्सीजन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, तो ये इस प्रकार से डबल बॉन्ड बनेगा भी, इस प्रकार से डबल बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन में देखो भी, हाइड्रोजन के अंदर है वो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है भी, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और इसीलिए ये क्या करेगा भी, अपना स्थायित्व कंप्लीट करने के लिए पहली ही ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर है ही, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन है वो इसके साथ में बंध बना लेगा और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ में बंध बना लेगा। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन है वो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, तो हाइड्रोजन के मध्य में क्या है, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये चीजें समझ में आई क्या, तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या, तो इसी प्रकार से याद रखना, डायरेक्ट ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन के रूप में कहा जाता है, यानी पादप का जो वायवीय भाग है, वायवीय भाग कौन से होते हैं,
भी वायु का आदान प्रदान है वो रंध्र के माध्यम से करेगा, जो स्टोमेटा है रंध्र है उसके माध्यम से करेगा। तो पादप के जो वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और दिन के दौरान जब रंध्र खुले होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल बन जाता है। बिल्कुल सही बात है, यानी वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के प्रमुख प्रेरक बल बन जाता है। यह बात बिल्कुल सही है भी, जब रंध्र खुले होंगे तभी बल बनेगा भी, रंध्र बंद है तो बल बनेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे वाष्पोत्सर्जन होगा ही नहीं, ठीक है ना। इसीलिए रात्रि के समय वो वाष्पोत्सर्जन नहीं होता भी, क्योंकि रात्रि के समय वो स्टोमेटा है जो रंध्र है वो बंद होते हैं। तो दोनों के दोनों इसके अंदर सही है भी, तो यहां पे आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के अगर आपको एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स चाहिए तो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे भी, और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और इसके ऊपर है वो एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है भी, वहां पे तीनों के कंप्लीट नोट्स है वो अपलोड कर रखे हैं, तो आप जाकर के उसको डाउनलोड कीजिएगा और उनकी कॉपी निकलवाइएगा भाई बढ़िया तरीके से। और आपसे दावा करता हूं मैं इस चीज का, अगर आप बढ़िया तरीके से इसको रीड कर लेते हैं तो आप है वो साइंस के अंदर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है भी। अगर आप इन तीनों नोट्सों को बढ़िया तरीके से रीड कर लेते हैं तो आपको साइंस के अंदर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और आप ग्रुप डी के अंदर है वो साइंस के 20+ क्वेश्चन है वो सही करोगे भी। ये मेरा आपसे एक प्रकार से बोल सकते हैं भी दावा है, ठीक है ना। भी कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स रहेंगे, 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है साइंस की उसके ऊपर उस पे आधारित बनाए गए हैं, ठीक है ना। और ये पढ़ने के बाद में आपको साइंस का कुछ भी मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, 20+ क्वेश्चन है वो आपको साइंस में बढ़िया से बढ़िया तरीके से करके आओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। एक होता है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष को अपन बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है इसे, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या, निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन उल्टा होता है, ये दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती भी। इसमें निकट दृष्टि दोष होता है ना, उसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, दूरदृष्टि दोष होता है उसके अंदर अपने निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। इसके लिए क्या करते हैं भी, निकट नाम बड़ा है तो इसके लिए अपन है वो अवतल लेंस का यूज करते हैं भी, इसके लिए अपन अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो यहां पे अपन बात करें भी, एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, नहीं, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को नहीं देख सकता भी। एक व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है किंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। बिल्कुल सही बात है भी, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नाम इसका अलग है और काम इसका थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। तो याद रखना भी, जब भी निकट आए तो निकट दृष्टि दोष का उल्टा कर देना भी, निकट की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु है वो दिखाई नहीं देती है इसमें, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष के अंदर है वो क्या होता है भी, दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती इसके अंदर। और इसमें कौन सा यूज करेंगे, उत्तल लेंस, और यहां पे अवतल लेंस का यूज करोगे भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, अन्य मापदंड समान रखे गए हैं। चालक की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध आपको पता है भी, प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन में ए। अब आपको पता है भी अन्य मापदंड है वो तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, समान रखना है। तो यहां पे आर बराबर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। जितनी आप लंबाई बढ़ाओगे उतना ही आपका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो यहां पे चालक की लंबाई को दोगुना किया है तो आपका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है, इसे क्या कहते हैं। तो इसे अपन पुनरुद्भवन, रीजनरेशन कहा जाता है, रीजनरेशन कहा जाता है। द्विखंडन के ऊपर कौन कार्य करता है, तो अमीबा,
अमीबा में द्विखंडन होता है, अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, पैरामीशियम और जीवाणु। इसमें क्या होता है, इसमें आपका द्विखंडन होता है। मुकुलन है वो हाइड्रा में होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है, ठीक है। खंडन है वो केवल कुछ बहुकोशिकीय, केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में होता है। ये केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में खंडन होता है, और एक होता है विखंडन। ये ध्यान में रखना, दोनों के दोनों क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, टेक्नीशियन में पूछे गए हैं। तो खंडन केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में होता है, और विखंडन है वो आपका केवल एक कोशिकीय जीवों में होता है। केवल एक सेलुलर जो यहां पे जीव है उसके अंदर है वो विखंडन होता है भी, और खंडन है वो केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों के अंदर होता है भी, ठीक है। आगे देखो भी, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित कथनों में से जटिल स्थायी उत्तक से संबंधित गलत कथन की पहचान करनी है आपको। तो गलत कथन की पहचान करनी है जटिल स्थायी उत्तक। आपको पता है भी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं पौधे के अंदर। पहला होता है आपका विभज्योतक, जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता है। दूसरा होता है आपका स्थायी उत्तक। विभज्योतक ये 3 प्रकार का होता है, शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्वीय विभज्योतक और अंतर्विष्ट विभज्योतक। स्थायी उत्तक है ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है सरल स्थायी उत्तक, और दूसरा होता है आपका ये दूसरा हो जाएगा जटिल स्थायी उत्तक। यहां पे जटिल स्थायी उत्तक के बारे में बताना है। एक तो हो जाएगा आपका जाइलम, और एक हो जाएगा आपका फ्लोएम, ठीक है। सरल स्थायी उत्तक के अंदर है वो ये 3 प्रकार का होता है। सरल स्थायी उत्तक कौन सा हो जाएगा, तो सरल स्थायी उत्तक है वो आपका ये हो जाएगा, एक तो हो जाएगा पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा ये आपके जैसे दृढ़ोत्तक, मृदुत्तक और स्थूलकोण उत्तक, ये सरल स्थायी उत्तक हो जाएंगे। तो यहां पे देखो भी, एक जटिल उत्तक में कोशिकाएं एक सामान्य कार्य करने के लिए एक साथ काम करती है। बिल्कुल सही बात है। जटिल उत्तक के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो एक सामान्य कार्य करने के लिए एक साथ काम करती है, बिल्कुल सही है। जाइलम है वो आपकी वाहिका, वाहिनिकाएं, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम फाइबर, ये 4-5 अवयवों से मिलकर बना है। इसी प्रकार से फ्लोएम है वो चालनी नलिका है, सहस्त्र कोशिकाएं हैं और चालनी कोशिकाएं हैं, तो उनसे मिलकर बना होता है, ठीक है। एक जटिल उत्तक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है, बिल्कुल सही बात है। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है, मैंने अभी आपको बताया था। जैसे फ्लोएम के अंदर वाहिका, वाहिनिका, ठीक है, फ्लोएम रेसे और फ्लोएम पेरेनकाइमा हो गया। और जैसे यहां पे आपका जाइलम की बात कर रहा हूं। जाइलम में हो गया आपका भी वाहिका, वाहिनिकाएं, ये जाइलम का हो गया, ठीक है ना। और जाइलम रेशे और जाइलम फाइबर ये हो गए। और फ्लोएम है आपका, फ्लोएम के अंदर चालनी नलिकाएं हैं, चालनी कोशिकाएं हैं, सहस्त्र कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो ये इसने क्या बोला, जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, बिल्कुल सही है। जटिल उत्तक में पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा शामिल होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। अभी मैंने आपको बताया था पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा ये सरल स्थायी उत्तक के अंतर्गत आते हैं, सरल स्थायी उत्तक के अंतर्गत आते हैं। और श्रवण बंडल जटिल उत्तकों की एक विशिष्ट विशेषता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। श्रवण बंडल बनता है, श्रवण बंडल का मतलब समझते हो क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने का जो कार्य करता है वो श्रवण बंडल कहलाता है। और वो जटिल उत्तकों की एक विशेषता या फिर जटिल उत्तकों से मिलकर बना होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ये सरल स्थायी उत्तक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। रदरफोर्ड का मॉडल स्थापित करने के लिए
वैज्ञानिक ने किस प्रकार की धातु की पन्नी का उपयोग किया था? रदरफोर्ड ने अपना जो स्वर्ण प्रयोग किया था वो 1911 में किया था। रदरफोर्ड ने अपना जो स्वर्ण प्रयोग किया था वो 1911 में किया था। उन्होंने अल्फा कण लिए थे भी, अल्फा कण लिए थे। अल्फा कण है वो द्विधनावेशित हीलियम परमाणु होते हैं। तो और ये भी पूछा जाता है, तो ये होता है आपका पास में 2He4 और 2 पॉजिटिव, ये होता है भी ये, यानी हीलियम जो परमाणु होता है वो द्विधनावेशित हीलियम परमाणु होता है अल्फा कण। तो अल्फा कण बहुत बार पूछा जाता है भी, अल्फा कण को हीलियम परमाणु, अल्फा कण को किस प्रकार से डिनोट किया जाता है? तो 2He4 2 पॉजिटिव। और स्वर्ण प्रयोग यानी सोने की पन्नी ली थी भी, सोने की एकदम पन्नी ली थी, क्योंकि सोने की पन्नी को है, सोना एक अघातवर्धनीय धातु है जिसकी पतली प्लेट बनाई जा सकती है, पतली प्लेट बनाई जा सकती है। तो सोने की एकदम पतली है वो पन्नी ली थी, जिससे है वो अल्फा कणों को गुजारा गया था भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है भी निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है? मैंने आपको अभी बताया था भी, एक तो आपका हाइड्रा है, हाइड्रा और प्लेनेरिया, हाइड्रा और प्लेनेरिया, ये क्या करते हैं? ये आपका रीजनरेशन करते हैं भी, रीजनरेशन करते हैं। लेकिन हाइड्रा वो मुकुलन भी करता है भी, हाइड्रा वो मुकुलन भी करता है, और हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों है वो आपका पुनर्जनन के अंदर भी इसको याद किया जाता है। अब हाइड्रा है ना वो पुनर्जनन, हाइड्रा है वो पुनर्जनन की क्षमता है वो मुकुलन के लिए करता है भी, पुनर्जनन की जो क्षमता है वो मुकुलन के लिए करता है। और इसमें जो जनन की जो विधि है वो क्या है? मुकुलन है भी हाइड्रा के अंदर। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा हो जाएगा भाई। प्लेनेरिया के अंदर है वो पुनर्जनन होता है भी, प्लेनेरिया के अंदर पुनर्जनन होता है। और स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा है ये आपका बहुकोशिकीय है भी, बहुकोशिकीय है। और स्पाइरोगायरा के अंदर है वो आपका एक प्रकार से ये बहुकोशिकीय, और इसके अंदर खंडन होता है भी, इसके अंदर क्या होता है? खंडन होता है भी। अमीबा के अंदर है वो द्विखंडन होता है भी, द्विखंडन होता है, ये चीजें ध्यान में रखना आप। अमीबा में द्विखंडन, स्पाइरोगायरा के एक बहुकोशिकीय है। और मैंने आपको अभी बताया था खंडन है वो किस में होता है? तो खंडन केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में होता है विखंडन, जो कि स्पाइरोगायरा आ गया। हाइड्रा के अंदर है वो पुनर्जनन भी होता है और मुकुलन के द्वारा भी जनन होता है, लेकिन ये जो पुनर्जनन करता है ना वो मुकुलन के लिए करता है भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी, निम्नलिखित में से पौधे की कौन सी प्रजाति कायिक प्रवर्धन के माध्यम से प्रजनन नहीं करती है? कायिक प्रवर्धन का मतलब समझते हो क्या आप? कायिक प्रवर्धन का मतलब हो जाएगा भी, जैसे हमने तना लगा दिया तो तने से नया पौधा, नया पादप बन जाएगा। ठीक है, जैसे हमने पत्ती को लगा दिया, जमीन में रोप दिया तो उससे नया पेड़ बनेगा। ठीक है, और हमने जड़ को लगा दिया तो भी नया पादप बनेगा। ये होता है आपका कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन के अंदर है वो एक तो फूल भाग नहीं लेता भी, फूल नहीं भाग लेगा, और एक है बीज, ये दो चीजें भाग नहीं लेती। अगर आप तना लगाते हैं, जैसे गन्ने का तना लगाया जाता है तो नया पादप बन जाता है। पत्ती ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम की पत्ती लगाई जाती है जिसे अपन पत्थर चट्टा बोलते हैं, तो उनमें क्या होता है? उनके अंदर है वो नया पादप बन जाता है। शकरकंद है, शकरकंद की जड़ों को अपन जनन मूल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें हैं वो नया पादप बनाने के उगाने में सहायक है भी। ठीक है, तो गन्ना है, केला है और गुलाब है, ये तीन जो आपके पादप हैं वो क्या है? एक प्रकार से कायिक प्रवर्धन करते हैं भी, लेकिन पपीता नहीं करता भी। और एक चीज ध्यान में रखना, पपीता है वो एक लिंगी होता है भी, पपीता आपका एक लिंगी होता है। पपीता, तरबूज, पपीता और तरबूज एक लिंगी होता है। और सरसों प्लस में गुड़हल, ये क्वेश्चन पूछा गया है भी बहुत बार। सरसों और गुड़हल है ये आपके द्विलिंगी है, द्विलिंगी बोल दो या फिर उभयलिंगी बोल दो। ठीक है ना, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भी,
अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है पादप हार्मोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। साइटोकाइनिन हार्मोन को छोड़कर के सभी पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं। यह बात बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत क्यों है? क्योंकि एक आपने ऑक्सिन हार्मोन सुना होगा, ऑक्सिन हार्मोन है, यह भी पादप हार्मोन है भी, और ऑक्सिन हार्मोन की खोज है वो बेंट ने की थी भी जेई के पादप में, बेंट ने जेई के पादप में की थी भी, जेई के पादप में इसकी खोज की गई थी। अब दूसरी बात यह है भी ऑक्सिन हार्मोन करता क्या है, तो ये पत्तियों को झड़ने से रोकता है भी, पत्ती, फूल, फल, इनको झड़ने से रोकता है भी, ठीक है, झड़ने से रोकेगा। और यह क्या करता है? तने में वृद्धि करता है, यानी एक प्रकार से पादप की वृद्धि करता है ये ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। उसके बाद में आपने जिब्रेलिन हार्मोन की बारे में सुना होगा, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हार्मोन है, यह भी एक क्या है? पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन हार्मोन की खोज है वो कुरोसावा ने की थी भी, कुरोसावा, कुरोसावा ने धान के पादप बोल दो या फिर धान के खेत में की थी। अब ये क्या करता है? कुरोसावा है जो जिब्रेलिन हार्मोन है, ये क्या करता है? ये भी तने में वृद्धि करता है भी, तने में वृद्धि करता है। और जो आनुवांशिक रूप से जो बोना पौधा है उसको बढ़ाने के लिए कौन कार्य करता है? जिब्रेलिन हार्मोन कार्य करता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हार्मोन है, यह भी एक प्रकार से क्या है? पादप हार्मोन है। और इसकी जो खोज है वो किसने की थी? एफ सकुंग ने की थी, एफ सकुंग ने। और कहां पे की थी? तो तंबाकू के पादप में की थी, तंबाकू के पादप के अंदर की थी। अब साइटोकाइनिन हार्मोन कहां पे पाया जाता है? यह कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, जहां पे कोशिका विभाजन या फिर कोशिका विभाजन में मदद करता है, ये मदद करता है। जहां पे कोशिका विभाजन होता है वहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? तो साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है, ठीक है। साइटोकाइनिन हार्मोन है वो एक प्रकार से फल के अंदर साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाएगा, ठीक है। फल है, फूल है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? सबसे ज्यादा कौन सा एक प्रकार से बोलें तो हार्मोन कौन सा पाया जाएगा? तो आपका साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाएगा। उसके बाद में यहां पे देखो इसने पूछा क्या है? पूछा ये बोला है भी साइटोकाइनिन हार्मोन को छोड़कर के सभी पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। कोशिका विभाजन को बढ़ावा कौन देता है? साइटोकाइनिन हार्मोन ही देता है भी ओनली, ठीक है। साइटोकाइनिन हार्मोन है ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, या फिर कोशिका विभाजन जहां पे होता है वहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है। और ये बोलता है इसको छोड़कर के सारे के सारे हार्मोन है वो साइटोकाइनिन हार्मोन ये कोशिका विभाजन में मदद करते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। विभिन्न पादप हार्मोन पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण के जो प्रति जो अनुक्रिया में समन्वय में सहायता करते हैं। एब्सिसिक अम्ल आपने सुना होगा जो कि एक वृद्धिरोधी हार्मोन है। एब्सिसिक अम्ल जो एक वृद्धिरोधी हार्मोन है, ये क्या करता है? पत्तियों को झाड़ने का, फूलों को झाड़ने का, फल को झाड़ने का और वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। छोड़कर के सभी पादप हार्मोन वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और विभिन्न पादप हार्मोन वृद्धि और विकास में समन्वय स्थापित करने में सहायता करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक विषमांगी मिश्रण है। यह क्वेश्चन है वो प्रत्येक पेपर के अंदर आ रहा है भी, ठीक है। अभी तक मैं 7 पेपर आपको करवा चुका हूं, 8 नंबर पेपर आपका चल रहा है। प्रत्येक पेपर के अंदर आपका ये क्वेश्चन आता है। कोलाइडी विलयन के बारे में पूछ लेगा भी कौन सा विषमांगी मिश्रण है, कौन सा समांगी मिश्रण है, ठीक है, उसके बारे में। तो बात घुमा फिरा के यहीं पे आती है विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण की। तो विषमांगी मिश्रण के लिए सही कथन कौन सा है? विषमांगी मिश्रण और एक होता है समांगी मिश्रण। तो इसमें देखो भी मिश्रण के अंश भौतिक दृष्टि से पृथक नहीं होते हुए,
मिश्रण के जो अंश है वो भौतिक दृष्टि से पृथक नहीं होते हैं, यानी अलग नहीं होते हैं। अगला है मिश्रण का संगठन असमान होता है। मिश्रण का जो संगठन है वो क्या है, असमान होता है। और एक स्पष्ट विलयन को विषवांगी मिश्रण कहा जाता है और मिश्रण का संगठन एक समान होता है। अब विषमांगी एक होता है समांगी, मिश्रण का संगठन एक समान होगा तो वहां पे क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा। भी समांगी मिश्रण होगा। समांगी मिश्रण का एग्जांपल दूं तो जैसे हवा, हवा एक समांगी मिश्रण है। और जैसे अपन बात करें भी आपका दूध की ये पानी के अंदर है वो शक्कर को मिलाना, या फिर पानी के अंदर नमक को मिला देना, ये भी क्या है, एक आपका समांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। और जैसे सीमेंट है ये भी समांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। और यहां पे विषमांगी मिश्रण का उदाहरण दूं मैं आपको, जैसे पानी के अंदर है, पानी के अंदर मिट्टी मिलाना, पानी के अंदर मिट्टी मिलाना, ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, तो यहां पे एक स्पष्ट विलयन को विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। एक स्पष्ट विलयन को विषमांगी मिश्रण नहीं कह सकते। एक जो स्पष्ट विलयन होता है उसे अपन क्या बोल सकते हैं, उससे अपन है वो समांगी मिश्रण बोलेंगे। स्पष्ट विलयन है उसे अपन समांगी मिश्रण बोलेंगे। मिश्रण का संगठन असमान होता है, ये बात बिल्कुल सही है। भी इसमें क्या आता है, मिश्रण का जो संगठन है वो क्या होता है, असमान होता है, एक प्रकार से समान नहीं होता। भी ठीक है, समान होगा तो वो समांगी में चला जाएगा, असमान है तो वो क्या है, आपका विषमांगी मिश्रण है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी अपवर्तन के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। अपवर्तन के दो ही नियम है भी, ठीक है, अपवर्तन के दो ही नियम है। पहला मैं आपको बता देता हूं। पहला नियम आपका ये बोलता है भी आपतित किरण, जो आने वाली किरण होती है उसे आपतित किरण बोलते हैं। भी आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण है, और अपवर्तित किरण है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण व अभिलंब, ये तीनों है वो एक ही तल में होते हैं। भी तीनों है वो एक ही तल में होते हैं, ये बात पहला नियम इसका यही है। भी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं। जैसे ये तल है, अब इस तल के अंदर हमने ये नॉर्मल डाल दिया, ये नॉर्मल डाल दिया, तो यहां पे ये आपतित किरण है और ये आपकी क्या है, अपवर्तित किरण है। तो ये तीनों के तीनों एक ही तल पे होते हैं। भी तीनों के तीनों है वो एक ही तल पे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब ये बोल रहा है भी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में नहीं होता, तो ये बात गलत है। भी ये बात गलत है, एक ही तल में होता है। भी ठीक है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो एक स्थिर होता है। आपको पता है भी ये होता है साइन आई अपोन में क्या होता है भी, साइन आर। ये अपवर्तन का दूसरा नियम है। भी साइन आई स्नेल के नियम से साइन आई अपोन में साइन आर। तो यहां पे प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की जो ज्या है वो अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात स्थिर होता है, तो जिसे स्नेल का नियम बोलते हैं साइन आई अपोन में साइन आर। बिल्कुल सही है, तो इसमें दूसरा सही हो जाएगा भाई, पहला गलत है इसके अंदर। तो पहला असत्य है और दूसरा क्या है भी इसमें सत्य है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। कोई वस्तु लगाए गए बल के कारण क्षैतिज रूप से विस्थापित हो जाती है, तो इस क्रिया से क्या पता चलता है? इस क्रिया से क्या पता चलता है भी? तो बल वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ा देता है? नहीं भाई, वस्तु का द्रव्यमान है वो कभी चेंज थोड़ी ना होता है यार। आप बल लगा करके वस्तु का द्रव्यमान थोड़ी बढ़ा सकते हो, कभी नहीं बढ़ा सकते। द्रव्यमान जितना है उतना ही रहेगा, भी आप कितना भी बल लगा लो, ठीक है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता। बल वस्तु के द्रव्यमान को कम कर देता है, कभी भी नहीं होगा। और बल वस्तु के जड़त्व को बढ़ा देता है या फिर कार्य बल द्वारा किया जाता है। तो यहां पे जड़त्व का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से अपने सिंपल देसी भाषा में बोलें तो जड़ लगाना, यानी जड़त्व का नियम स्नेल का ये न्यूटन का प्रथम नियम है।
न्यूटन का प्रथम नियम ये बोलता है कि जब कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी भी, और जब कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी भी। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो बाह्य बल कार्य न करे तो वस्तु जड़त्व के बल है वो वस्तु के जड़त्व को बढ़ा देता है, जड़त्व को बढ़ा देता है। तो ये जरूरी थोड़ी ना है भी कोई गतिशील वस्तु तो बल लगाएंगे तो उसकी गति है वो बढ़ जाएगी, जरूरी थोड़ी है भी वस्तु रुक भी सकती है बल लगाने पे। ठीक है, लेकिन इसने क्या बोला है भी कोई वस्तु लगाए गए बल के कारण क्षैतिज रूप से विस्थापित हो जाती है। भी आपको पता है भी F बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, FD होता है, यानी बल लगाने पर विस्थापन उत्पन्न होता है, तो वहां पे आपका कार्य है वो सही हो जाएगा, यानी किया गया कार्य है वो कुछ ना कुछ होगा भी। तो यहां पे बल लगाया, बल लगाने पर जो वस्तु है वो क्षैतिज रूप में विस्थापित हो गई, तो इसका मतलब यहां पे बल लगाने पर आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हुआ है, तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ कार्य किया है। तो कार्य है वो बल द्वारा किया जाता है भी, ये बात सही है ना, कार्य है वो आपका बल के द्वारा किया जाता है। तो इस क्रिया से हमें यही पता चलता है भी कार्य है वो बल के द्वारा किया जाता है। आप बल लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा यानी विस्थापन होगा, और विस्थापन होगा तो हमारा कार्य है वो किया हुआ माना जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या उत्पाद का निर्माण होता है। देखो भी, जब बेरियम क्लोराइड, ये है आपके पास में BaCl2 बेरियम क्लोराइड, और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया वो सोडियम सल्फेट के साथ में करवा दी, Na2SO4 के साथ में करवा दी, तो ये क्या बनेगा आपके पास में, यहां पे अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान कर दो तो ये आपके पास में हो जाएगा NaCl प्लस में आपके पास में क्या बन जाएगा, BaSO4। अब ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये सॉलिड अवस्था के अंदर है। अभी बेरियम सल्फेट है, ये आपका अवक्षेप है, सॉलिड अवस्था के अंदर है। मैंने आपको बताया था भी अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो तो वहां पे आपकी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के अंदर है वो एक तो आपका रंग बदलेगा भी, रंग बदलेगा, और दूसरा है वो क्या होगा, अवक्षेप बनेगा भी, अवक्षेप जो कि पानी में घुलनशील नहीं है। तो यहाँ पे अवक्षेप कौन सा है, बेरियम सल्फेट है, और इसका रंग कैसा है, सफेद यानी सफेद रंग का ये। तो यहाँ पे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है और इसके अंदर बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप है भी, ये सफेद रंग का अवक्षेप है जो कि पानी के अंदर घुलनशील नहीं है भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित आपको बताना भी, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं द्वारा निर्मित होती है, बिल्कुल 3 परमाणुओं द्वारा निर्मित एक अणु है, बिल्कुल सही है भी। ओजोन का एक अणु होता है O3 और ये ऑक्सीजन के O+O+O यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर है वो ऑक्सीजन ओजोन का निर्माण होता है, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन जीवन के सभी वायवीय स्वरूपों के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन है वो जिस जीव के अंदर है वो जीवन है, उन सभी के लिए वायवीय स्वरूप आवश्यक है भी, यानी वायु आवश्यक होती है भी, बिल्कुल सही बात है भी। ऑक्सीजन जीवन के सभी वायवीय स्वरूपों के लिए आवश्यक है, सही है। ओजोन विषहीन है, ओजोन है वो आपकी क्या है, विषहीन है, यानी जहरीली नहीं है भी, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं। विषहीन का मतलब होता है जहरीली नहीं है, तो ओजोन जहरीली है और ये बोलता है ओजोन जहरीली नहीं है, तो ये बात गलत है भी। कौन सा कथन इसके अंदर है वो सही है, ये आपको बताना है। तो ऊपर वाले दोनों हैं वो आपके सही है, तीसरा इसमें गलत है भी, तीसरा इसके अंदर है वो गलत है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पहला, और दूसरा तो सही है इसमें। और तीसरा ओजोन विषहीन है, यानी ये जहरीली नहीं है ये बोल रहा है, लेकिन ओजोन है वो जहरीली होती है भी, ओजोन है वो जहरीली होती है O3 के रूप में। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा तो क्वेश्चन है वो आपका साइंस का है इसमें, और थोड़ा सा क्वेश्चन है वो आपका ये मैथ का है। यहां पे देख लेते हैं, एक धावक R त्रिज्या के एक वर्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है, वह t समय में एक चक्कर पूरा करता है, तो धावक की चाल कितनी है ये आपको बतानी है।
आपको पता है भी चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब एक वर्त है, एक वर्ताकार पथ के ऊपर यहां से शुरू किया और यहां पे वापस आ गया, तो इसका मतलब क्या है भी उसने एक सर्कल पूरा कर लिया, यानी एक परिधि पूरी कर ली। और वर्त की परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है भी, तो उसकी दूरी कितनी है 2 पाई आर है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। और कितना समय लगा टी समय में, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, दूरी आपके पास में 2 पाई आर है और समय आपके पास में टी लिया है, तो ये आपके पास में इसकी क्या हो जाएगी चाल हो जाएगी, जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा देख लो 4 नंबर जो ऑप्शन है 2 पाई आर अपॉन में टी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, दिए गए पदार्थों की प्रकृति जैव निम्नलिखित नहीं है भी, दिए गए पदार्थों की जो प्रकृति है वो जैव निम्नलिखित नहीं है। एक होता है अजैव निम्नलिखित और एक होता है जैव निम्नलिखित। तो सब्जी के जो छिलके हैं वो जैव निम्नलिखित है भी, जैव निम्नलिखित है सब्जी के छिलके, बिल्कुल सही बात है। प्लास्टिक की बोतलें हैं ये आपका अजैव निम्नलिखित भी, अजैव निम्नलिखित निम्नीकरणीय है, ठीक है। और खराब खाद्य पदार्थ, जो खाने योग्य जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो जो खराब खाद्य पदार्थ का मतलब होता है खाने योग्य, ठीक है, और खराब हो गए हैं, लेकिन वो खाने योग्य थे और खराब हो गए, तो इसका मतलब खाद्य जो पदार्थ होते हैं वो क्या है पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो वो क्या होते हैं वो आपके जैव निम्नलिखित होते भी, वो आपको जैव निम्नलिखित होते। तो इसने क्या बोला है बी प्रकृति में जैव निम्नलिखित नहीं है, तो आपका बी यानी प्लास्टिक की बोतलें है ना ये जैव निम्नलिखित नहीं है भी, तो आपका केवल बी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, ठीक है। प्लास्टिक है, रबड़ है, ये आपके अजैव निम्नलिखित होते हैं, और सब्जी के छिलके हैं, खराब खाद्य पदार्थ हैं, ये आपके जैव निम्नलिखित है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन, एक लंबी विद्युत धारावाही प्रणालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निम्नलिखित में से किसके समरूप होती है, ये आपको बताना है। तो एक लंबी विद्युत धारावाही प्रणालिका है और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो निम्नलिखित में से किसके रूप में होती है। तो यहां पे देखो भी एक लंबी प्रणालिका है, अब इसके अंदर है वो प्रत्येक सभी बिंदुओं पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समान रहेगा भी, सभी बिंदुओं के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। अब ये किसके यानी किसके समरूप होगा, किसके जैसा होगा ये पूछा है आपका। वल्य चुंबक की तरह होगा, वल्य चुंबक इस प्रकार से होता है भी, इस प्रकार से होगा क्या एक वल्य बनाएगी एक रिंग के रूप में, नहीं जी। नाल चुंबक की तरह नहीं, छड़ चुंबक की तरह होगा, क्योंकि छड़ चुंबक है वो कैसा चुंबक होता है, छड़ चुंबक एक प्रकार से अपन जब विद्युत धारा किसी भी छड़ के अंदर है वो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, कोई भी चालक तार ले लो या फिर कोई भी छड़ ले लो, उस छड़ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र की तरह कार्य व्यवहार करने लग जाती है, तो वो ही क्या होता है आपका छड़ चुंबक होता है भी। तो छड़ चुंबक के अंदर है वो सभी बिंदुओं के ऊपर है वो उसका एक प्रकार से समान चुंबकीय क्षेत्र होता है भी, ठीक है ना। तो छड़ चुंबक है वो आपके सभी बिंदुओं के ऊपर, छड़ चुंबक के अंदर सभी बिंदुओं के ऊपर है वो चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। और यही बात प्रणालिका की, अभी प्रणालिका के अंदर है जो सोलेनोइड है उसके अंदर है वो प्रत्येक बिंदु के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, छड़ चुंबक की तरह है वो आपकी धारावाही जो प्रणालिका है इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है भी, इट्स ओके। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है चंद्रमा और, ये तो आसान सा क्वेश्चन है भी, चंद्रमा और सूर्य के कारण उत्पन्न ज्वार भाटा निम्नलिखित में से कौन सा बल होता है भी। तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है भी, गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसके कारण है वो ज्वार भाटा आता है भी। अब ज्वार किसे कहते हैं, पानी का ऊपर उठना, पानी का समुद्र में ऊपर उठना क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है, और फिर वापस आना ही क्या कहलाता है, भाटा, वापस आना भाटा कहलाता है भी, ठीक है। तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है भी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव के कारण है वो ये क्या होता है ज्वार भाटा आता है। अब विद्युत चुंबकीय बल तो आप समझते हैं भी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो विद्युत चुंबकीय बल है इससे है वो अपन क्या उत्पन्न करते हैं, धारा उत्पन्न करते हैं भी,
जो विद्युत चुंबकीय बल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जिससे अपन क्या है धारा उत्पन्न कर सकते हैं, और धारा उत्पन्न होना ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। अंडा है उसको अंडाशय से गर्भाशय तक कौन लेके जाता है, तो डिम्ब वाहिनी नली फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर जाता है, फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर से जाता है। आपको पता है भी ये एक प्रकार से अपन स्ट्रक्चर बनाएं तो इस प्रकार से थोड़ा सा वी की बनेगा भी, बढ़िया तो बनेगा नहीं। इस प्रकार से, और ये आपका अंडवाहिनी हो गया, अंडाशय, ठीक है, और ये फेलोपियन ट्यूब से इस प्रकार से जुड़ी होती है। अब यहाँ पे अंडा आएगा और ये अंडा है वो इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, और इधर से शुक्राणु आ गया आएगा, स्पर्म आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये क्या है, यहाँ पे यूट्रस गर्भाशय के अंदर आकर के स्थापित हो जाता है। तो अंडाशय को गर्भाशय में कौन लेके आता है, तो ये आपकी फेलोपियन ट्यूब है भी। फेलोपियन ट्यूब के अंदर निषेचन होता है और फेलोपियन ट्यूब ही क्या है उसको यहाँ पे गर्भाशय में लेके आती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। दूसरा है गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा है ना, ये एक प्रकार से गर्भाशय और योनि को जोड़ने का कार्य करती है भी गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है। गर्भाशय ग्रीवा है वो क्या करता है, गर्भाशय ग्रीवा योनि और गर्भाशय को जोड़ने का कार्य करता है भी। अपरा प्लेसेंटा जो कि भ्रूण को पोषण प्रदान करता है भी। भ्रूण को पोषण प्रदान कौन करता है, अपरा बोल दो या फिर इसे इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी रक्तचाप, लार आना और उल्टी, रक्तचाप, लार आना और उल्टी सहित अनैच्छिक क्रियाओं को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक होती है आपकी ऐच्छिक क्रियाएं जो कि आप अपनी इच्छा के अनुसार उसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक होता है अनैच्छिक क्रियाएं जिसे आप अपनी इच्छा के अनुसार है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे सांस लेना है, सांस आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं क्या, बंद कर सकते हैं क्या, छोड़ सकते हैं क्या, नहीं। तो जैसे भोजन का पचना है वो भी अनैच्छिक क्रिया है। जैसे हृदय है वो पंप कर रहा है रक्त को, तो वो भी एक अनैच्छिक क्रिया है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ऐच्छिक क्रियाएं हमारा जिसपे कंट्रोल होता है। ऐच्छिक क्रियाएं एक प्रकार से इसको जो कंट्रोल करती है वो कौन करती है, रेखित पेशियां कहती है, इसे रेखित पेशियां करती है। और ये आपकी अनैच्छिक पेशियां होती है। ये जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है जैसे उल्टी आना है, एक प्रकार से रक्तचाप है, लार आना है, ठीक है, तो ये क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है। अनैच्छिक क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है, तो अनैच्छिक क्रियाओं को प्रशस्त मस्तिष्क या प्रशस्त मस्तिष्क में मज्जा है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं मेडुला, मेडुला है ना, मेडुला, ये क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है भी, ठीक है। और यहां पे अगर मस्तिष्क व सेरिबेलम है ये क्या करते हैं, तो ये ऐच्छिक पेशियों को कंट्रोल करते हैं भी। अगर मस्तिष्क के अंदर है वो आपका सेरिबेलम या फिर अपन इसे बोल सकते हैं भी अनुमस्तिष्क भी बोल सकते हैं भी। अगर मस्तिष्क के अंदर है वो आपका एक हाइपोथैलेमस, तो यहां पे आपका अगर मस्तिष्क है वो ऐच्छिक जो क्रियाएं होती है उसको कंट्रोल करता है, और अनैच्छिक क्रियाएं को कंट्रोल है वो मेडुला करता है जो कि प्रशस्त मस्तिष्क में होता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक गोलाकार दर्पण का द्वारक क्या होता है। एक गोलाकार दर्पण है, जिस प्रकार से ये गोलाकार दर्पण है, और इसका द्वारक क्या होता है, तो ये द्वारक होता है भी, यानी जो परावर्तक पृष्ठ होता है ना उसका व्यास होता है भी। परावर्तक पृष्ठ का व्यास, परावर्तक पृष्ठ तो ये है भी, इसके बाहरी भाग में हमने क्या कर दिया, अभी पॉलिश कर दिया, तो इसका अंदर दसा हुआ भाग है वो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन का कार्य करेगा। और ये जो भाग है ये जो होता है इसे द्वारक बोलते हैं भी। तो ये क्या हो गया, ये परावर्तक पृष्ठ का एक प्रकार से व्यास हो गया भी। तो दर्पण की परावर्तक सतह का व्यास होता है भी द्वारक, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी
धातुओं के वायु के साथ अभिक्रिया करने पर निर्मित उत्पाद क्या करता है? तो धातु है और उन धातुओं को वायु के साथ में अभिक्रिया करवा दें तो धातु ऑक्साइड बनेगा भी। क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बनेगा भी। कोई भी धातु है जैसे Zn है और इसकी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ZnO यानी जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो धातु ऑक्साइड बनेगा, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें भी, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी भी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही भाई। मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।